गॉस लॉ और कूलम्स लॉ के बीच के रिलेशन की बात करते हैं और साथ में हम रिलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड को भी। अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते थे, रेडियस r थी और उसके ऊपर चारों तरफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यानी कि एक समान चार्जेस को रख दिया चारों तरफ, तो अगर हम प्लॉटिंग करने की कोशिश करें, ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r कि कोई डिस्टेंस r पे, तो हमें ये पता चलेगा कि अंदर में, यानी कि उस हॉलो स्फेयर है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और एक बैक सरफेस पे जंप्स ऑफ हाईएस्ट करती है और फिर 1/r² के हिसाब से, यानी कि हमारी फॉल ऑफ कर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना दूर जाएंगे उतना ही ज़्यादा तेज़ी से गिरती हुई चली जाएगी। अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, बल्कि एक जगह पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, इधर कम चार्ज होता, मान लीजिए किसी कारण की वजह से, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, हम सिमेट्री आर्गुमेंट्स को यूज़ नहीं कर पाते। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर 0 नहीं होती अगर चार्जेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। हम इसको सिर्फ इसीलिए यूज़ कर पा रहे हैं इस सिमेट्रिकल आर्गुमेंट्स को कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम गॉस लॉ की रिलेशन को देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के साथ रिलेट करती है। हमने गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ से फ्लक्स हमने निकाला था, दैट वाज द क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ EdA, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उस एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, क्लोज एरिया जो हमने एज्यूम किया था, एंड दैट वाज कमिंग इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, जहाँ पर चार्ज वो इनक्लोज चार्ज था जो कि उस सरफेस से इनक्लोज हो, यानी कि अंदर में अगर चार्जेस नहीं कुछ है या इंड्यूस नहीं हुई या है नहीं, रखी हुई नहीं है या इंड्यूस नहीं, अंदर में चार्जेस नहीं है, तो अगर नेट चार्ज अंदर में नहीं है तो हमारी टोटल फ्लक्स 0 थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 थी। दैट वाज द गॉस लॉ। और हमने जब कूलम्स लॉ को देखा था, दैट वाज K/Q/r², तो उसमें भी कूलम्स लॉ से ही फिर हमने डिराइव किया था। Q होता है तो अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज निकाल दे तो दैट विल बी समथिंग दैट विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर हम इसमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज से रिलेट कर रही है। अच्छा, अगर हमारी जो कूलम्स लॉ है, अगर 1/r² नहीं होती नेचर में, तो गॉस लॉ भी होल्ड्स नहीं करता। अगर ये 1/r² नहीं होती नेचर में तो गॉस लॉ भी होल्ड्स नहीं करता। ये इसलिए क्योंकि डेरिवेशन के प्रोसेस में हमने देखा है कि इसका हमने इस्तेमाल किया है। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ग्रेविटी की बात करें, यानी कि अगर हम एक प्लैनेट ले जिसकी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके मासेस चारों तरफ एक समान डिस्ट्रीब्यूट है, और अगर मान लो प्लैनेट क्या है, हमारा हॉलो है, जैसे कि अभी हमने हॉलो एक स्फीयर लिया था, एक प्लैनेट की रेडियस r है। अगर आप उस प्लैनेट के अंदर चले जाएं तो आपको अगर मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर है, और तो अगर अंदर आप चले जाएंगे उस हॉलो प्लैनेट के, तो आपको ग्रेविटी महसूस नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी अंदर में। और इस चीज़ को न्यूटन साहब ने गॉस लॉ के आने से 100 साल पहले सेंस कर लिया था, लेकिन इनको प्रूव करने में 20 से 30 साल लगे। अगर ये मासेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड भी अंदर 0 नहीं होती। यानी कि अगर मैं कहता कि चलो ये क्यूबिकल होते हैं, यानी कि मासेस क्यूबिकल, यानी कि यहाँ क्यूब में यहाँ ज़्यादा मास होगी और यहाँ कम होगी, यहाँ ज़्यादा मास होगी, तो इसकी वजह से अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड 0 नहीं होती। एंड दैट कि जिस चीज़ को न्यूटन साहब ने इन एजम्पशंस को, इसीलिए न्यूटन साहब ने जो एजम्पशन लिया था कि अगर हम प्लैनेट के ऊपर हैं और ये प्लैनेट यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस पूरे मास को एक सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं कि पूरी मास एक सेंटर एक पॉइंट मास एज्यूम कर सकते हैं, और फिर हम उसके इन्फ्लुएंस को 1/r² के हिसाब से, ग्रेविटेशनल फील्ड भी हमें पता है कि Gm1m2/r² के हिसाब से फॉल ऑफ करती है, जैसे कि ये वाली फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कूलम्स लॉ के हिसाब से 1/r² फॉलो ऑफ करती ही है। होप यू आर डूइंग वेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।